नमस्कार दोस्तों, मैं शांडिल अनुज। आर्टिकल 32 के रिट्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसी के क्रम में मैं आपसे प्रोविशन के बारे में बात करेंगे। रिट ऑफ प्रोविशन एंड सर्चियोरिटी एंड ऑल्सो कवर द क्वो वारंटो। प्रतिषेध रिट क्या है, उत्प्रेषण रिट क्या है और अधिकार परीक्षा क्या है, आज इन्हीं के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। विशद अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ी होती है, लेकिन सारे पॉइंट्स को कवर करना है। प्रतिषेध रिट जो है और उत्प्रेषण रिट, इन्हें जुडिशियल रिट या न्यायिक रिट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो रिट्स हैं ये जुडिशियल बॉडी या क्वासी जुडिशियल बॉडी या ऐसी अथॉरिटी जो ऐसे जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं उनके अगेंस्ट इशू किया जाता है बाय द सुपीरियर कोर्ट्स। एंड हियर द सुपीरियर कोर्ट इज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। यानी जब किसी न्यायिक और न्यायिक कल्प प्राधिकारी या ऐसी एंटिटी के अगेंस्ट कोई रिट से जारी की जाती है तो वो प्रतिषेध या उत्प्रेषण, दोनों में फर्क है। प्रतिषेध रिट क्या है? जनरली ये कब जारी की जाती है? तो ऐसी कोई कोर्ट या क्वासी जुडिशियल बॉडी या ऐसी कोई अथॉरिटी जो ऐसे जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल फंक्शन को डिस्चार्ज करते हैं, जिनके पास ऐसे कार्यों को करने के लिए क्षेत्राधिकार नहीं होता है, यानी वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होता है या एरर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होता है या फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है या ऐसे ज्यूरिसडिक्शन को एक्सेस करके मैटर को डिसाइड किया जाता है या जो भी ज्यूरिसडिक्शन उनके पास है उसे एक्सरसाइज नहीं किया जाता है। यानी दीज आर द ग्राउंड्स ऑन विच जिन पर प्रोविशन या सर्चियोरी को जारी किया जा सकता है। नाउ बी ए स्पेसिफिक रिट ऑफ प्रोविशन। तो रिट ऑफ प्रोविशन जो है ये प्रतिषेध रिट है। आपकी प्रोविशन नाम से ही स्पष्ट है कि ये प्रतिषेध करती है। किस बात का प्रतिषेध हो रहा है यहां पे? निषेध किस बात का है? कि ऐसी कोई बॉडी या ऐसी कोई जुडिशियल बॉडी या कोर्ट या कोई जुडिशियल बॉडी या ऐसी कोई अथॉरिटी जो जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल फंक्शन को डिस्चार्ज करता है, यानी अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर जाता है, अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर के कोई कार्य किया है, या जो क्षेत्राधिकार उनमें निहित है उन क्षेत्राधिकार का उपयोग उसने नहीं किया है, या ऐसे बॉडी के पास जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, क्षेत्राधिकार है ही नहीं, क्या ऐसे बॉडी के द्वारा नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किया गया है या ऐसी बॉडी के द्वारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है। यानी error of the jurisdiction, and error of the jurisdiction include want of jurisdiction, excess of jurisdiction, or fail to exercise the jurisdiction which is vested in it, or violation of the natural justice or a violation of the fundamental rights। यानी इन आधारों पर ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे कोर्ट या ऐसे न्यायिक कल्प या ऐसे प्राधिकारी जो ऐसे कृत्यों का पालन कर रहे हैं उनके खिलाफ
प्रोविशन का रिट जारी किया जाता है कि वो अपने क्षेत्राधिकार के भीतर रहते हुए या अपने क्षेत्राधिकार का उपयुक्त प्रयोग करते हुए या नेचुरल जस्टिस का बिना वायलेशन किए हुए अपने कार्य को करें, उसके लिए वो प्रोसीड करें। तो ग्राउंड्स जो है वो ये ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स के आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स ये रिट्स इशू कर रहे हैं। किसको? किसी कोर्ट को या किसी क्वासी जुडिशियल बॉडी को। और ये किस लिए? इन्हें प्रभावित करने के लिए, रोकने के लिए, निवारित करने के लिए कि ऐसी बॉडी अपने जुरिस्डिक्शन में रहते हुए कार्य करे। यानी जुरिस्डिक्शनल एरर नहीं आना चाहिए, जुरिस्डिक्शन में रहते हुए ऐसा कार्य इनके द्वारा किया जाना चाहिए। Here the jurisdiction means competency to decide a matter. क्षेत्राधिकार का अभिप्राय यहां पे है कॉम्पिटेंसी। किस बात की कॉम्पिटेंसी? टू डिसाइड द मैटर, टू एडजुडिकेट द मैटर, टू गिव द डिसीजन ओवर द मैटर। ये एडजुडिकेट करने का जो इनके पास क्षमता है, सक्षमता है, दैट इज द जुरिस्डिक्शन। और हर कोर्ट के अपना एक क्षेत्राधिकार होता है, अपनी एक शक्ति होती है जिसके भीतर रह करके उन्हें कार्य करना होता है। विद इन द जुरिस्डिक्शन वो अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि ये प्रोविशन और सर्सियोररी ये जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट इश्यू होती हैं, इसलिए प्रोविशन एंड सर्सियोररी की जो रिट्स है इसे माना जाता है जुडिशियल रिट्स। ये जुडिशियल रिट्स किस श्रेणी में आती हैं? ये जुडिशियल रिट्स। मैं आपसे कह रहा था कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी टू डिसाइड द मैटर, एडजुडिकेट द मैटर, टू गिव द डिसीजन ओवर द मैटर। ये जो सक्षमता है ये आपका क्षेत्राधिकार कहलाता है। और हर कोर्ट या क्वासी जुडिशियल बॉडी की अपनी एक क्षेत्राधिकार होता है। मैं उसके कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं। यदि मैं सिविल कोर्ट की बात करूं तो इन कोर्ट की एक हायरार्की होती है। ये जो सिविल कोर्ट्स हैं, हायरार्की में पहला सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन, सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन, एडीजे एंड डीजे डिस्ट्रिक्ट जज। यह हायरार्की है। और इसके एससीसी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, यानी स्मॉलेस्ट कोर्ट दिस वन, सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन, सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड डिस्ट्रिक्ट जज और डीजे जिला न्यायालय। यह हायरार्की बढ़ते हुए आ रही। तो इनके जो क्षेत्राधिकार होते हैं ये कई तरीके के होते हैं। क्षेत्राधिकार यानी मैंने आपसे बताया कि जिन मामलों में उसे सुनवाई करने का अधिकार होगा, जिन मामलों में उन्हें निर्णय देने का अधिकार होगा, ये जो सक्षमता है ये उनका क्षेत्राधिकार कहलाता है। और जुरिस्डिक्शन की बात करें तो जुरिस्डिक्शन कई तरीके का होता है। पहली चीज पेक्युनरी जुरिस्डिक्शन। पेक्युनरी जुरिस्डिक्शन यानी आर्थिक क्षेत्राधिकार। हर न्यायालय का अपना एक आर्थिक क्षेत्राधिकार होता है कि वो कितने तक के मामले की सुनवाई कर सकता है। यानी ऐसा कोर्ट जो 2 लाख रुपए तक के मामले की सुनवाई कर सकता है या 1 लाख रुपए तक के मामले की सुनवाई कर सकता है, या वो सिर्फ 50,000 तक के आर्थिक मूल्य की कीमत के वादों को ही सुनवाई कर सकता है।
तो यदि 50,000 तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है आर्थिक मूल्य की, तो उसका पेक्युनरी ज्यूरिसडिक्शन जो होगा वो 50,000 होगा। 1,00,000 तक के आर्थिक वैल्यू, जो इकोनॉमिक वैल्यू है, उसके मैटर को डिसाइड कर सकता है, तो उसका पेक्युनरी ज्यूरिसडिक्शन अप टू 1,00,000 होगा। जो 2,00,000 तक का सुन सकता है, उसका पेक्युनरी ज्यूरिसडिक्शन 2,00,000 होगा। और इसी तरीके से हर कोर्ट की अपनी एक पेक्युनरी ज्यूरिसडिक्शन होती है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए कि सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन, जिसकी पेक्युनरी वैल्यू जो है वो 1,00,000 तक की है, यानी 1,00,000 की कीमत की यदि कोई प्रॉपर्टी है और उस पर कोई डिस्प्यूट हुआ है, तो सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन उसे डिसाइड कर सकता है, उसे सुन सकता है। तो इसका जो आर्थिक क्षेत्राधिकार है वो 1,00,000 तक है। और इसका मतलब यदि 1,05,000 तक का मामला आ गया, तो अब ये नहीं सुनवाई कर सकता है, अब ये जाएगा कहां पे? सीनियर डिवीजन में। और सीनियर डिवीजन का सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि सीनियर डिवीजन का मान लीजिए कि पेक्युनरी 1,00,000 से 2,00,000 तक का है, तो 2,00,000 का मामला, 1 से 2,00,000 के बीच में जब मामला आएगा तो सीनियर डिवीजन की कोर्ट में जाएगा, क्योंकि उसका आर्थिक क्षेत्राधिकार ये। और 2,05,000 हो गया तो इनके आर्थिक क्षेत्राधिकार से बाहर हो गया। तो पेक्युनरी ज्यूरिसडिक्शन, हर कोर्ट की अपनी एक पेक्युनरी ज्यूरिसडिक्शन होती है कि कितने आर्थिक मूल्य तक के वादों को वो सुन सकता है। और दूसरा है पेक्युनरी ज्यूरिसडिक्शन, और दूसरा है लोकल ज्यूरिसडिक्शन, यानी स्थानीय क्षेत्राधिकार। हर कोर्ट की अपनी एक लोकल ज्यूरिसडिक्शन होती है। इसका मतलब यदि कोई मामला उसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, तो उस मामले को डिसाइड नहीं कर सकता, और वो डिसाइड कर रहा है तो ये ज्यूरिसडिक्शन के अगेंस्ट है, ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड कर रहा है, ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जा रहा है। इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो इलाहाबाद जिले के भीतर जितना मामला होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इलाहाबाद सुनेगा, ये उसका लोकल ज्यूरिसडिक्शन है। वाराणसी कोर्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो वाराणसी के मामले को सुनने का अधिकार रखती है। रायबरेली है, तो रायबरेली का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो, और डिस्ट्रिक्ट जज वो रायबरेली के मामले को, ये उनका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन हुआ है। इसका मतलब इलाहाबाद का कोर्ट जो है वो बनारस कोर्ट में आने वाले मैटर्स को डिसाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड है। मैं आपको सिर्फ क्षेत्राधिकार समझा रहा हूं। और इसी तरीके से वाराणसी वाला जो मामला है वो प्रयागराज का नहीं सुन सकता है, क्योंकि वो उसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। एंड अगेन सब्जेक्ट मैटर का ज्यूरिसडिक्शन, यानी कोर्ट जो है उनके विषय वस्तु के संबंध में भी ज्यूरिसडिक्शन दिया है कि कौन सी कोर्ट किन मामलों की सुनवाई कर सकता है, किन विषयों की सुनवाई कर सकता है। जैसे आपने देखा है कि रेवेन्यू कोर्ट जो है, जो रेवेन्यू कोर्ट है, ये रेवेन्यू से रिलेटेड प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो रेवेन्यू देती हैं, उन पर यदि कोई डिस्प्यूट है तो उनको जो डिसाइड किया जाएगा वो रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रेवेन्यू इज डिसाइडेड बाय द रेवेन्यू कोर्ट। ये सिविल कोर्ट का मैटर नहीं है। यानी जो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है जिस पर रेवेन्यू पे किया जाता है सरकार को, उस पर यदि कोई विवाद हो रहा है तो वो मामला जो है वो रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। और अगर कोई सिमिलर मैटर जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड यदि कोई मैटर है तो वो सिविल कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, व्यवहार न्यायालय के द्वारा उस मामले को देखा जाएगा। यदि फैमिली से रिलेटेड यदि कोई मैटर है, कोई सब्जेक्ट है, तो उसको जो डिसाइड किया जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट जज के या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा या फैमिली कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। और फैमिली से रिलेटेड मैटर सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन या जूनियर डिवीजन नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि इस विषय पर यानी फैमिली के मैटर पर इनको सब्जेक्ट मैटर नहीं मिला है। इसका मतलब इस विषय पर इन कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। इस पर ज्यूरिसडिक्शन किसका है, कौन इस मामले को डिसाइड कर सकता है? ओनली द फैमिली कोर्ट
और जहां पे फैमिली कोर्ट नहीं स्टैब्लिश हुई हैं वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड कर सकता है। तो सब्जेक्ट मैटर का ज्यूरिसडिक्शन हुआ। एंड अगेन और भी ज्यूरिसडिक्शन है जो आपने पढ़ा हुआ है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, और अगेन आपने पढ़ा हुआ है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है इसे कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कहा जाता है, यानी किसी मामले को पहली बार जिस न्यायालय के समक्ष आप लेके जाते हो उस कोर्ट को उस मामले पर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है। यूपीएससी के सारे एस्पायरेंट आर्टिकल 131 पढ़े होंगे और जहां पे देखा है कि और स्टेट के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो ये मामला सिर्फ डिसाइड किया जाएगा, सीधे आप पहुंचते हैं कहां पे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाते हैं। यानी एमपी और यूपी के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट है तो ये मामला जो डिसाइड होगा वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, और इस मामले पर जो ज्यूरिसडिक्शन होता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है। मैंने आपसे क्या कहा, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, यानी फर्स्ट टाइम जिन कोर्ट्स को उस मामले को एंटरटेन करने का, उस मामले को डिसाइड करने का राइट होता है वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहलाता है। दैट इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। और अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन यानी जो मामले अपील के थ्रू जाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा, और कैसे जाएगा, अपील के थ्रू जाएगा। इसका मतलब हाई कोर्ट को उस मामले पर जो राइट है, जो ज्यूरिसडिक्शन है वो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, यानी पहली बार हाई कोर्ट में नहीं पहुंच रहा है, पहली बार कहा गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये आपका ओरिजिनल हो गया, और ये अपील के माध्यम से हाई कोर्ट में जाएगा, और हाई कोर्ट से ये अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यहां पे इस मामले पर जो ज्यूरिसडिक्शन मिला होगा वो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन होगा, कि अपील के थ्रू पहुंच रहा है, तो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन हुआ। तो मैंने आपको बताया कि ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड द मैटर, कॉम्पिटेंसी टू डिसाइड द मैटर इज अ ज्यूरिसडिक्शन। तो जब किसी कोर्ट के द्वारा किसी मामले को अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर के कार्य किया गया है, डिसाइड किया गया है, या क्षेत्राधिकार है ही नहीं उसको डिसाइड कर दिया गया है, डिसाइड करने का प्रयास किया जा रहा है, या एरर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, या नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है, या फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, और ये होने वाला है, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको। तो ऐसी स्थिति में हमारी सुपीरियर कोर्ट यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उन्हें स्टॉप करती हैं, उन्हें प्रिवेंट करती हैं, उन्हें प्रोहिबिट करती हैं कि वो अपने क्षेत्राधिकार के भीतर रहते हुए कार्य करें, और इसके लिए जो रिट इश्यू किया जाता है दैट इज द रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ये कोर्ट है और इस कोर्ट का ये क्षेत्राधिकार है, दिस वन इज अ ज्यूरिसडिक्शन, यानी इस कोर्ट के द्वारा यहां तक जाकर के मामले को डिसाइड किया जा सकता है। तो यदि ये अपने ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड जाकर के किसी मामले को डिसाइड करना चाहता है, या यहां तक ये मामले को डिसाइड कर सकता था लेकिन जो क्षेत्राधिकार इसमें निहित है उस क्षेत्राधिकार का ये प्रयोग नहीं किया है, यानी failed to exercise the jurisdiction which is vested in it, यानी यहां तक मामले को डिसाइड कर सकता था लेकिन ये वहां तक गया ही नहीं, यहीं पर ये रुक गया है, यानी अपने क्षेत्राधिकार का पूरा प्रयोग ही नहीं किया है। दूसरी कंडीशन, या क्षेत्राधिकार के बाहर एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में किसी मामले को डिसाइड करना चाहता है, यहां तक पहुंच गया है, या यहां तक नहीं पहुंच रहा है, यहीं पे है, या किसी मामले पर इसको डिसाइड करने का अधिकार ही नहीं है, वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, क्षेत्राधिकार है ही नहीं, या ये जो कोर्ट है किसी मामले को जो डिसाइड करने जा रहा है यहां पे नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो रहा है, या ये जिस मामले को डिसाइड करने जा रहा है उस मामले से फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। तो यदि ये आधार है तो यहां पे प्रोहिबिशन रिट को जारी किया जा सकता है, प्रोहिबिशन
यानी प्रतिषेध जारी किया जा सकता है। किसके द्वारा? ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा 32 में और 226 में। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कौन से रिट इश्यू करेंगे? यहां पे रिट ऑफ प्रोविजन। किसको इश्यू किया जा रहा है? ये आपकी जुडिशियल बॉडी को किया जा रहा है या क्वासी जुडिशियल बॉडी को किया जा सकता है। क्वासी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल्स आर एनी अथॉरिटी who exercise the quasi judicial power and to stop to encroach the jurisdiction, या जो jurisdiction इसमें नहीं था उसका प्रयोग नहीं किए हैं तो इन्हें आदेशित किया जाएगा कि वो अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करें। तो प्रोविजन जो है वो प्रोहिबिट करता है। लेकिन अब मान लीजिए कि ये जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडी अपने जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जाकर के कोई ऑर्डर पास कर दिया है, यानी ऑर्डर पास करने से पहले ही, उसे एडजुडिकेट करने से पहले ही यदि उसे रोक दिया गया है, दैट इज अ प्रोविजन। और यदि इस कोर्ट के द्वारा इनके बियॉन्ड जाकर के कोई ऑर्डर पास कर दिया गया है, ऑर्डर has passed by the judicial or quasi judicial body, तब ऐसी स्थिति में इस ऑर्डर को क्वेश करने के लिए सर्सियोररी रिट्स इशू किया जाएगा। उत्प्रेषण का रिट इशू किया जाता है, यानी ऑर्डर आने से पहले ही उसे यदि रोका जा रहा है तो प्रोविजन है। यदि ऑर्डर आ चुका है तो उस ऑर्डर को क्वेश करने के लिए जो रिट्स इशू किया जाएगा, दैट इज अ सर्सियोररी। और इसके पीछे का पर्पस मैं आपको बताया। पर्पस इसके पीछे का क्या है कि यदि कोई ऑर्डर पास हो चुका है या कोई जजमेंट आ चुका है तो यदि उसे फॉलो किया जाएगा तो वहां पे इनजस्टिस होगा, क्योंकि उसे वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन था, उसे उस मामले को डिसाइड करने का राइट ही नहीं था, या उसने अपने जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जाकर के डिसाइड किया और नहीं मानेगा तो कंटेम्प्ट होगा। तो पर्पस जो लॉ का होता है वो एंड ऑफ द जस्टिस होता है, न्याय को प्रदान करना होता है। और यदि उस ऑर्डर को या जजमेंट को ओबे किया जाएगा तो इनजस्टिस होगा पार्टी के बीच में, और नहीं माना जाएगा तो कंटेम्प्ट होगा। जबकि लॉ का जो पर्पज है वो जस्टिस को मेंटेन करना है, और इसलिए ऐसे अथॉरिटी के द्वारा यदि कोई ऑर्डर पास कर दिया गया है तो उस ऑर्डर को क्वेश किया जाएगा बाय द रिट ऑफ certiorari which is passed by the honorable Supreme Court or High Court। यानी सिंपल सी बात है ये आपकी लक्ष्मण रेखा है आपके क्षेत्राधिकार की, और आप जो है वो कोर्ट है या क्वासी जुडिशियल बॉडी है। आप क्वासी जुडिशियल बॉडी या ऐसी कोई अथॉरिटी जो इन फंक्शंस को डिस्चार्ज करता है, एक्सरसाइज करता है, ऐसे पावर को वेस्ट करता है, इनके द्वारा जब मामले को डिसाइड किया जा रहा है तो अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाया जा रहा है, तो बाहर जाने से पहले ही इन्हें रोक दिया जा रहा है। और ये जो रिट होगी ये आपकी प्रोहिबिशन होगी, प्रोहिबिशन। और यदि ये क्षेत्राधिकार की लक्ष्मण रेखा है जुरिस्डिक्शन की, या ये जो लक्ष्मण रेखा है आपकी नेचुरल जस्टिस की, या ये जो लक्ष्मण रेखा है आपकी ये फंडामेंटल राइट्स की, और इस रेखा के बाहर यदि आप प्रवेश किए और इसको लांघ गए, आप बाहर जाकर के आपने कोई ऑर्डर पास कर दिया है, तो अब इस ऑर्डर को क्वेश करने के लिए जो रिट्स पास किया जाएगा दैट इज अ सर्सियोररी। ये सर्सियोररी होगी।
So provision to stop or to prevent the encroachment of the jurisdiction which is vest in the judicial authority, और जब वो इंक्रोच करके आगे बढ़ गया है तो ऐसी स्थिति में उसके ऑर्डर को क्वेश करने के लिए उस सर्चियोरारी इशू किया जाएगा। तो यहां पे जो लक्ष्मण रेखा है मैं आपसे बता दिया, एक तो क्षेत्राधिकार, और ये जो क्षेत्राधिकार है आपका, वो क्षेत्राधिकार कैसा हो सकता है मैंने आपको बता दिया। ये सब्जेक्ट मैटर का हो सकता है, पेक्युलरी जुरिस्डिक्शन हो सकता है, लोकल जुरिस्डिक्शन हो सकता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो सकता है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन हो सकता है, या ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो सकता है, या ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो सकता है। एंड ऑल्सो द समटाइम्स जिस लॉ को डिसाइड किया जा रहा है ऐसे कोर्ट के द्वारा या क्वासी जुडिशियल बॉडी के द्वारा या ऐसी अथॉरिटी के द्वारा, वो जो लॉ है ऐसा लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है, इनऑपरेटिव हो चुका है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनऑपरेटिव, तो उस पर उसे डिसाइड कर दिया। मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये बता रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बाय दिस स्टेटमेंट, द लॉ व्हिच इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट or the law which is going to be decided by the courts which is unconstitutional, which is declared by the honorable Supreme Court or a High Court कि ये जो कानून है ये असंवैधानिक हो चुका है और उसी कानून को लागू किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं इसका एग्जांपल 66A सारे विद्यार्थी जानते हैं, ये आईटी एक्ट की बात कर रहा हूं। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 66A 2015 की केस में श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। यानी आईटी एक्ट का सेक्शन 66A was declared unconstitutional in a case of Shreya Singhal versus Union of India by the Honorable Supreme Court। और यदि किसी न्यायालय के द्वारा इसी 66A के आधार पर यदि किसी मामले को डिसाइड किया जाने का प्रयास किया जा रहा है या डिसाइड कर दिया गया है, तो यदि किया जा रहा है तो उसे स्टॉप किया जाएगा बाय द प्रोविजन। यदि उस मामले को डिसाइड करके कोई ऑर्डर पास कर दिया गया है तो उस पर उस ऑर्डर को समाप्त किया जाएगा बाय द सर्चियोरारी। तो यह बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताऊं, जब इंडियन पैनल कोड की धारा 497 या 377 इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इन्हीं धाराओं के आधार पर यदि कोई मामला डिसाइड होने वाला है, यानी कोर्ट जो है हमारी लोअर कोर्ट्स या इंफीरियर कोर्ट्स जो है आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है वो डिसाइड कर रही हैं, और उन पर यदि उन्होंने कोई ऑर्डर पास कर दिया है तो ऑर्डर पास करने के पहले उन्हें जो रोका जाएगा प्रोविजन के रिट से, और यदि इस पर कोई ऑर्डर दे दिया, कोई सेंटेंस सुना दिया है तो इसे क्वेश कर दिया जाएगा बाय द सर्चियोरारी। ये 377 एलजीबीटी से रिलेटेड है, ये इंडियन पैनल कोड की बात कर रहा हूं, आईपीसी एलजीबीटी, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, पार्शियल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और यहां पे एडल्ट्री के बारे में प्रोविजन किया गया था, इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस में 497 ऑफ द इंडियन पैनल कोड्स को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, और आज की डेट में यदि इसी धारा के आधार पर यदि किसी को पेनलाइज किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में इसे रोकने का प्रयास किया जाएगा बाय द
प्रोविशन रेट कि भैया जो मामला आप डिसाइड कर रहे हो ये ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है, डिक्रिमिनलाइज हो चुका है, आप कहां जा रहे हैं, किस दिशा में भागे जा रहे हैं आप। और यदि आपने उसे डिसाइड कर दिया अति उत्साह में जाकर के, तो वहां पर सर्चियोररी आएगा। तो ये 2-3 एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूं ये है। इसी तरीके से मान लीजिए कि यदि कोई मिनिस्टर है और वो क्वासी जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। क्वासी जुडिशियल फंक्शन, क्वासी का मतलब होता है अर्ध, अर्ध का मतलब होता है कि कंप्लीट नहीं है। अर्धनारीश्वर आपने सुना है, यानी आधा पुरुष आधा नारी, अर्धनारीश्वर कल्प, क्वासाई। इट मीन्स such entity has a few characteristics for that but not as a whole, यानी पूरा उसमें कोर्ट के लक्षण नहीं है, कुछ हैं जो न्यायिक बॉडी के होते हैं, जो जुडिशियल बॉडी के लक्षण होते हैं, और ऐसी बॉडी को क्वासी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है। तो यदि किसी एंटिटी के द्वारा या किसी इंडिविजुअल के द्वारा क्वासी जुडिशियल फंक्शंस को एक्सरसाइज किया जा रहा है तो उनके अगेंस्ट भी ये रिट्स जारी की जा सकती है। मैंने आपसे कहा कि यदि ऐसा कोई मिनिस्टर, यदि जिसे लाइसेंस को रिवोक करने का अथॉरिटी नहीं है, रिवोक नहीं कर सकते हैं किसी लाइसेंस को, यानी द मिनिस्टर who has no power to revoke the license. In spite of this, ऐसे मिनिस्टर साहब जो हैं उस लाइसेंस को रिवोक कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, तो यहां इनके पास क्षेत्राधिकार नहीं है, यानी उस लाइसेंस को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इनके पास नहीं है, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन है। तो ऐसा ऑर्डर which is passed by the minister to revoke the license, ये क्या होगा, रिवोक करने वाले हैं तो प्रोविशन, रिवोक कर दिया है, ऐसा ऑर्डर पास हो गया है तो ऐसे ऑर्डर को क्वेश कर दिया जाएगा बाय द सर्चियोररी। यानी क्षेत्राधिकार है ही नहीं आपके पास, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन है, और उस पर आप किसी मामले को डिसाइड करना चाह रहे हो उसी समय आपको रोक दिया जाएगा, या आपने ऑर्डर पास कर दिया तो उस ऑर्डर को क्वेश कर दिया जाएगा। तो प्रोविशन और सर्चियोररी में जो एक फाइन लाइन है, जो डिस्टिंक्शन है मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जब ऑर्डर आ चुका है, उसका प्रभाव आ चुका है, तो उसके प्रभाव को समाप्त किया जा रहा है, जबकि उसके प्रभाव आने से पहले उसकी प्रोसीडिंग ही चल रही है, तब आपको रोका जाएगा, तो दैट इज अ प्रोविशन। मैं एक एग्जांपल और दूं, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन में यदि कार्य किया जा रहा है, क्षेत्राधिकार है ही नहीं, काम किए जा रहे हैं अति उत्साह में, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ट्रिब्यूनल्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, यानी अधिकरण को स्थापित किया जा सकता है, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी मैटर है विल बी डिसाइडेड बाय द ट्रिब्यूनल व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट। तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक डिस्प्यूट को रेफर किया जा रहा है, डिस्प्यूट को रेफर किया गया, समझिएगा जरा मैंने आपसे क्या कहा, द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार जो है एक ऐसे विवाद को रेफर करता है इस ट्रिब्यूनल को, इस अधिकरण को, जो कि भारतीय औद्योगिक अधिनियम, जो विवाद अधिनियम है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंतर्गत इसे एस्टैब्लिश किया गया है। चूंकि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत जो डिस्प्यूट की डेफिनेशन बताई गई है, उस डिस्प्यूट के डेफिनेशन में ये डिस्प्यूट आता ही नहीं है, तो इस डिस्प्यूट को ये ट्रिब्यूनल डिसाइड भी नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये ट्रिब्यूनल उन्हीं विवादों को डिसाइड कर सकेगा जो इस एक्ट के अंतर्गत बताए गए विवाद हैं।
और यहां पे केंद्र सरकार के द्वारा जिस विवाद को रेफर किया गया इसके पास डिसाइड करने के लिए, वो इसकी परिभाषा में नहीं आता है। तो यदि इसकी परिभाषा में नहीं आता है तो ट्रिब्यूनल ऐसे विवादों को डिसाइड भी नहीं कर सकता है। इनके पास उस विवाद को डिसाइड करने का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन होगा। और यदि ऐसे ट्रिब्यूनल ने ऐसे विवाद को डिसाइड कर दिया है तो उस पर सर्सियोररी इशू किया जा सकता है। ऐसा कोई ऑर्डर आ गया है तो उसे डिसाइड किया जा सकेगा। और इनके द्वारा यदि डिसाइड किया गया तो उसे क्वेश्चन किया जा सकेगा बाय वे ऑफ सर्सियोररी। ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। यहां पे मैंने आपसे कहा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत डिस्प्यूट की परिभाषा वहां पे बता दिया गया है। और इस परिभाषा में जो विवाद हैं उन्हीं विवादों को ही निर्धारित कर सकता है कौन? इस अधिनियम के अंतर्गत जो गठित होगा ट्रिब्यूनल। चलिए भैया, अब यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक विवाद को जो है डिस्प्यूट को रेफर करता है, तो सबसे पहले इस डिस्प्यूट को देखा जाएगा कि क्या ये डिस्प्यूट इस एक्ट में जो बताए गए डिस्प्यूट है उसमें उसकी परिभाषा में आता है कि नहीं। यदि आता है तो ट्रिब्यूनल डिसाइड कर सकता है, यदि नहीं आता है तो उसे वो डिसाइड भी नहीं कर सकता है, उसके क्षेत्राधिकार में भी नहीं आता है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि यदि ऐसा डिस्प्यूट जो इसकी परिभाषा में नहीं आता है, ट्रिब्यूनल उसे डिसाइड नहीं कर सकता है और कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में यहां पे सर्सियोररी ला करके ऐसे ऑर्डर को क्वेश्चन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस ट्रिब्यूनल के द्वारा यानी क्वासी जुडिशियल बॉडी के द्वारा जो कार्य किया गया है वो क्षेत्राधिकार विहीन है, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी द ट्रिब्यूनल हैज नो राइट टू डिसाइड द मैटर। क्यों? क्योंकि वो उसकी परिभाषा में नहीं आता है। और इसी तरीके से नेचुरल जस्टिस का वायलेशन कैसे हो रहा है इसको भी आप देखिए। बाय एग्जांपल, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल जब भी आए आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए आपके मन में। पहली चीज, एक कॉन्सेप्ट है नेमो जुडेक्स काउजा सुआ। नेमो जुडेक्स काउजा सुआ याद नहीं करना है आपको, मैं बार बार आपसे कहता हूं, याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। नेमो जुडेक्स काउजा सुआ लैटिन मैगजीन है। और दूसरा है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। अल्ट्रम पार्टम इसका मतलब कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में स्वयं निर्णायक नहीं हो सकता है। नो वन कैन बी अ जज ऑफ हिज और हर ओन केस। व्हाई? इसका मतलब यदि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में निर्णायक होगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा? बायस्ड होगा। इसका मतलब जहां पे बायसनेस आ गई है, जब व्यक्ति बायस हो गया तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि वहां पे नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल जो है वो वायलेट हो जाएगा, क्योंकि नेचर कभी बायस नहीं होता है। whether you are a rich or a poor, whether you are a smart or dull, whether you are a young or old, there is no any discrimination in the eyes of nature. प्रकृति के नजर में आप समान हैं। तो यहां पे यदि कोई व्यक्ति अपने ही मामले में निर्णायक हो जाएगा तो निर्णायक होगा तो वो बायस होगा, और बायस जैसे ही हुआ वैसे ही नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ। और यहां पे देखिए, बायसनेस जो होती है वो कई तरीके की हो सकती है। पेक्युलरी बायसनेस हो सकती है, आर्थिक पक्षपात हो सकता है, प्रोप्राइटरी सांपत्तिक पक्षपात हो सकता है, पर्सनल व्यक्तिगत पक्षपात हो सकता है। तो जहां पे ये सारी चीजें बायसनेस आ जाएंगी वहां पे नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो जाएगा। और यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां यदि जो कोर्ट है उस कोर्ट के सामने दो पार्टियां हैं, ए एंड बी। ये दोनों पार्टी है आपकी, ए वर्सेस बी। अब मुझे आप ये बताएं, ए और बी के बीच में विवाद है, इस कोर्ट में गया हुआ है और ए का फादर यहां पे है या इसका कोई रिलेटिव यहां पे है, तो क्या होगा? उस कोर्ट में मामला डिसाइड जो होगा वहां पे नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पे
ये जो कोर्ट है वो बायस होगी, ऐसा प्रिजम्पशन है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन प्रिजम्पशन ये है कि ये डेफिनेटली बायस होगी। यानी आपके रिलेटिव है, वहां पे आपका पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया है, और पर्सनल इंटरेस्ट यदि आपका इन्वॉल्व है तो ऐसी स्थिति में आप बायस होंगे ही होंगे। तो जहां पे ऐसा कोई मामला डिसाइड किया जा रहा है ऐसी कोर्ट के द्वारा जहां पे बायसनेस का चांस है, इसका मतलब इस प्रोसीडिंग को रोक दिया जाएगा बाय स्टॉप बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स बाय द वे ऑफ द प्रोविजन रिट्स। यहां पे प्रोविजन रिट्स जारी किया जा सकता है क्योंकि यहां पे नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होने वाला है। सर कोर्ट बदल दिया जाए, अदरवाइज यहां पे मेरे साथ जस्टिस नहीं हो सकता है, क्योंकि कोर्ट जो है वो बायस्ड है। ऐसे तमाम उदाहरण है यहाँ। अब मान लीजिए कि कोई भी ऐसा मामला है जिसमें किसी कंपनी का मामला है आपके सामने, और कंपनी का जो मामला आपके सामने आया हुआ है जज साहब के सामने, उसी कंपनी में जज साहब के कुछ शेयर भी हैं। तो यहां पे जज साहब जो है वो माने जाएंगे कि वो बायस्ड होंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनका शेयर जो है वो अफेक्ट हो। यहां पे बायसनेस आएगी, प्रोप्राइटरी और पेक्युलरी इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। तो दिस मैटर शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द जज हु इज द शेयरर ऑफ द कंपनी, क्योंकि वहां पे उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जहां पे वांट ऑफ जुरिसडिक्शन है, या जहां पे नेशनल जस्टिस का वायलेशन है, जहां पे एक्सेस ऑफ द जुरिसडिक्शन है, या जुरिसडिक्शन जो आप में वेस्ट करता है उसको आपने एक्सरसाइज नहीं किया है, या फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, दीज आर द ग्राउंड्स ऑन विच द प्रोविजन एंड सर्चियोरिटी कैन बी इश्यूड। बट द फाइन लाइन बिटवीन द प्रोविजन एंड सर्चियोरिटी इज दिस, कि जब उसका इफेक्ट आ चुका है, डिसाइड हो चुका है मामला, तब सर्चियोरी, और उसके पहले उसे इंक्रोच करने से पहले, क्षेत्राधिकार के बाहर से जाने से पहले ही रोका जाए, दैट इज द प्रोविजन। तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और मैंने आपसे कहा कि ये जुडिशियल रिट्स कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि ये न्याय और न्यायिक कल्प प्राधिकारियों के खिलाफ ही जारी किया जाता है इनके बारे में। अच्छा, यहां कोई भी प्रोविजन, थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए कि कोई भी जो प्रोविजन की रेट है, प्रोविजन की रेट नहीं इशू किया जा सकता है, कैन नॉट बी इशूड। कब नहीं इशू किया जा सकता है? कि ऐसा जो कोर्ट है उसकी प्रोसीडिंग इज टू डिले, ये बहुत धीरे चल रही है। यानी जो प्रोसीजर है आपका, प्रोसीजर वो बहुत ही धीरे चल रहा है। तो उसकी गति को बढ़ाने के लिए या गति को समाप्त करने के लिए प्रोविजन का रिट्स जारी नहीं किया जा सकता है, या किसी कोर्ट के द्वारा किसी मामले को डिसाइड किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट्स, या मिस्टेक ऑफ द फैक्ट या मिस्टेक ऑफ द लॉ में किया जा रहा है, डिसाइड किया जा रहा है, तो उसे रोकने के लिए प्रोविजन की रिट्स जारी नहीं की जा सकती। ये जरा समझ लीजिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल बात मैंने आपको बताया कि किसी कोर्ट के द्वारा उसकी प्रोसीडिंग्स की गति को बढ़ाने के लिए या उसकी गति को कम करने के लिए प्रोविजन रिट्स जारी नहीं किया जा सकता है। कोर्ट जो है वो डे टू डे हियरिंग कर रही है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि साहब यहां पे प्रोविजन लगा दिया जाए क्योंकि प्रोसीडिंग्स जो है बहुत ही फास्ट मोड में चल रही है। नो, नॉट एट ऑल। हियर द सुपीरियर कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन द प्रोसीजर एंड प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट्स, या यदि कोर्ट के द्वारा किसी मामले को मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ के आधार पर डिसाइड किया गया है और आप संतुष्ट नहीं है उसके जजमेंट से, तो यहां पे सर्चियोरी या प्रोविजन नहीं इशू होगा।
कि सर ये जो जजमेंट आया हुआ है उसे समाप्त कर दिया जाए ना, यू हैव अनदर ऑप्शन। तो यदि कोई मामला डिसाइड कर दिया गया मेरिट्स के आधार पर, वेदर इट इज अ राइट और रॉन्ग, if the subordinate court has decided the matters on the basis of the merits, whether it is a wrong or right, whether you are not satisfied, then you have an option to proceed the matter. कहां जा सकते हैं आप? रिपीट, यहां पे रिवीजन में जा सकते हो आप, और कहां जा सकते हो आप? अपील में जा सकते हो। लेकिन उसके लिए आप सर्चियोररी ले आकर के उसको क्वेस्ट नहीं करा सकते हैं। द मैटर्स विच इज डिसाइडेड बाय द जुडिशियल बॉडी विद इन द जुरिसडिक्शन, whether it is right or wrong, it doesn't matter. वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, आप संतुष्ट हो सकते हैं, नहीं संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसी त्रुटियों का सुधार करने के लिए सर्चियोररी या प्रोविजन आप नहीं इशू करवाएंगे। यहां पे आपके पास रास्ता है अपील में। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू जस्ट प्रोसीड इन अपील। आप जाइए अपील में, उसकी करेक्टनेस को, उसकी एरर्स को सुधारने के लिए आपके पास सुपीरियर कोर्ट्स हैं। आप बड़े न्यायालय में जाइए, उच्चतर न्यायालय में आप पहुंचिए लेकर के। तो मैंने आपसे क्या कहा कि यदि मैंने अपने क्षेत्राधिकार में बिना नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किए हुए यदि किसी मामले को डिसाइड किया है, मेरिट्स के आधार पर डिसाइड किया है, तो व्हाट इज माय कंक्लूजन एंड व्हाट इज माय फाइंडिंग? ये सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, और आपको लग रहा है कि ये बातें गलत है, तो आपके पास एक रास्ता है और आपके पास एक अदर रेमेडी है कि आप रिवीजन में चले जाए या आप अपील में चले जाए। बट यू कैन नॉट क्वेस्ट बाय द वे ऑफ सर्चियोररी, या उसे आप रोक नहीं सकते हैं साहब। तो यहां पे प्रोविजन रिट्स जारी नहीं किया जा सकता है ऐसे कामों के लिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसी तरीके से यदि लेजिस्लेचर ने यदि कोई लॉ बनाया है, यानी पार्लियामेंट ने यदि ऐसा कोई लॉ बनाया है, तो उस लॉ को रोकने के लिए, उसके एनफोर्समेंट को रोकने के लिए वहां पे भी कोई प्रोविजन इशू नहीं हो सकता है। प्रोविजन नहीं इशू किया जा सकता है कि ऐसे लॉ को माननीय रोक दिया जाए या उससे क्वेस्ट कर दिया जाए बाय द वे ऑफ सर्चियोररी और अ प्रोविजन, यानी रोक दिया जाए प्रोविजन के द्वारा या उसे समाप्त कर दिया जाए बाय सर्चियोररी। नहीं, पॉसिबल नहीं है, इसके द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे ये बातें बताई गई हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जो थोड़ी सी गंभीरता के साथ इन्हें पढ़ना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा तो भी आप बताइएगा, इसे और थोड़ा सा इजी किया जाएगा। और एक रिट्स जो है आपकी वो को वारंटो है। एंड अगेन द लास्ट एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रिट्स इज अ को वारंटो। और यहां पे इस बात को पूछा जाता है कि ऑन व्हाट अथॉरिटी यू हैव अचीव और अटेन दिस पोस्ट, यानी इस रिट्स के द्वारा यह प्रश्न किया जाता है हमारी सुपीरियर कोर्ट्स के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के द्वारा, ऑन व्हाट अथॉरिटी यू आर इंटाइटल्ड टू गेट दिस पोस्ट, किस अथॉरिटी के द्वारा आपने इस पोस्ट को होल्ड किया हुआ है। जस्ट कम टू मी एंड एक्सप्लेन योर अथॉरिटी, मेरे पास आइए और आप इस बात को एक्सप्लेन करिए। तो यदि किसी पब्लिक पोस्ट को अनऑथराइज्ड वे में किसी के द्वारा यदि होल्ड किया जाता है तो उसके लिए को वारंटो इशू किया जाता है। और को वारंटो मैंने आपसे कहा कि इस बात का पता लगाने के लिए और इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको बुलाया जाता है, यानी द होल्डर्स ऑफ द पोस्ट। और पोस्ट कैसी होनी चाहिए? पब्लिक पोस्ट। और पब्लिक पोस्ट का मतलब कि ऐसी कोई पोस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या किसी स्टैट्यूट के द्वारा या स्टेट के द्वारा इनेक्ट किया गया है, क्रिएट किया गया है, ऐसी पोस्ट को होल्ड किया जा रहा है अनऑथराइज्डली। इट मीन्स यू डोंट हैव अ पावर्स टू होल्ड और you are not entitled to get the post. In spite of this, you hold the post. तो ऐसी पोस्ट को यदि होल्ड किया है किसी अनऑथराइज्ड व्यक्ति के द्वारा तो उसके लिए पास किया जाता है को वारंटो। और को वारंटो
ऐसा नहीं है कि जो सफरर है वही ऐसे रिट्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। नो, एनीबडी ऑन द बिहाफ ऑफ द सच पर्सन और इन पब्लिक इंटरेस्ट ऐसा दायर किया जा सकता है और कोर्ट के द्वारा यानी हाई कोर्ट्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह पूछा जाता है कि आप स्पष्ट करिए कि आप किस अथॉरिटी पर इस पोस्ट को होल्ड करते हैं। मैंने आपसे कहा पहली चीज क्या होनी चाहिए, पोस्ट को अनऑथराइज्ड वे में ग्रहण किया गया हो, अधिगृहित किया गया हो। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि ऐसी जो पोस्ट होती है वो पब्लिक पोस्ट होनी चाहिए। और पब्लिक पोस्ट का मतलब जो स्टेट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या इंस्टीट्यूट के द्वारा, और स्टेट में मैं आपको बताया स्टेट मतलब 12 यानी पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या अदर अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटी, ऐसी कोई पोस्ट क्रिएट की गई है तो उस पोस्ट को यदि ग्रहण किया जा रहा है तो उसके लिए को वारंटो जो है वो जारी किया जा सकता है। और को वारंटो में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जरा उपस्थित होकर के बताएं मेरे भाई कि ऐसी चीजों को आपने कैसे, तो यहां पे ये जो पोस्ट है या कोई विशेषाधिकार है या अधिकार को धारण कर रहा है, any post, public post or any privileges, any rights unauthorized way में क्या कर दिया गया है, उसे ग्रहण किया गया है। तो यहां पे पहली चीज मैंने आपको बताया कि पद जो है वो स्टेट के द्वारा क्रिएट होना चाहिए। पद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकता है या किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा हो सकता है या स्टेट के द्वारा हो सकता है। और ऐसे पोस्ट के लिए उसका एसेसन होना चाहिए, एसेसन, और उसे छोड़ने से मना करे, वो डिनाई करे। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में मैं आपसे बता रहा हूं, जैसे पीएम की पोस्ट है, सीएम की पोस्ट है, गवर्नर की पोस्ट है, प्रेसिडेंट की पोस्ट है, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, सीएजी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत क्रिएट किया गया है। चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट सर्विस कमीशन, ये जो पोस्ट हैं आपके यहां गठित की गई हैं, ये पोस्टें आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं। और तो मैंने आपसे कहा कि ये जो पोस्ट हैं या अथॉराइज वे में, और यदि वो इस क्लेम को यानी जिस पोस्ट को वो होल्ड किए हैं यदि वो सेटिस्फाई कर पाते हैं कि ही इज लीगली इंटाइटल्ड टू होल्ड दिस पोस्ट, तो इट्स ओके, अदरवाइज ही हैज टू लूज द पोस्ट, उन्हें उसे खोना होगा, उनसे उन्हें छोड़ना होगा अनऑथराइज्ड वे। इंदिरा, नेहरू, गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में यह बताया गया था कि इनके द्वारा जो पोस्ट होल्ड किया गया, को वारंटो, उनके द्वारा जो पोस्ट होल्ड किया गया, दैट इज अनऑथराइज्ड वे, बिकॉज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वाज अथराइज्ड इलीगली, वो गलत तरीके से है, और वहां पे को वारंटो इशू किया गया था। और कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इस बात को चैलेंज किया गया था कि चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश के अगेंस्ट भी को वारंटो इशू किया गया था कि ही इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू होल्ड सच पोस्ट। तो पहली चीज आपके पास कि पोस्ट हो, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टेट या किसी लॉ के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया हो, और ऐसी पोस्ट को अनऑथराइज्ड वे में किसी व्यक्ति के द्वारा होल्ड किया गया हो, और सफरर या कोई अन्य व्यक्ति उसके अगेंस्ट ऐसा पिटीशन फाइल किया गया हो, और वह व्यक्ति जो ऐसे पोस्ट को होल्ड करता है यदि इस बात को वो जस्टिफाई कर सकता है या कर दिया है, तब तो वो अपने पद पर बना रह सकता है, अदरवाइज उसे उस पद को खाली करना होगा। और ये पब्लिक पोस्ट को सिक्योर करने के लिए ये जो रिट्स हैं वो जारी की गई हैं, और पब्लिक पोस्ट को और गलत तरीके से भी किसी पब्लिक पोस्ट को खाली कराया जा रहा है तो उसे भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो पब्लिक पोस्ट है उन पब्लिक पोस्ट को सिक्योर किया जाता है, और जो इसे गलत तरीके से धारित किया है उसे हटाया जा रहा है, और जो उसे सही तरीके से धारित करता है उसे प्रोटेक्ट किया जाता है बाय दिस को वारंटो रिट।
तो दिस इज ऑल अबाउट द रिट्स। इतनी सारे बारे में मैंने आपको बताया, जो रिट्स के बारे में बात की गई है, जो आर्टिकल 32 के क्लॉज 2 और 2 to 6 में हाई कोर्ट्स को यह पावर दिया गया है। मैंने आपसे कहा था कि जो 32 का स्कोप है वो 226 से कम है। क्यों? फिर से जरा देख ले। मैंने आपसे कहा था कि यहां पे यदि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तभी यहां पे ये पांचों रिट्स इशू की जा सकती हैं, जबकि 2 to 6 में यदि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो, और यदि आपके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है तो भी 2 to 6 में रिट इशू किया जा सकता है। यानी ये सिर्फ फंडामेंटल के लिए है और ये फंडामेंटल और लीगल राइट के लिए है। तो इस सेंस में देखेंगे तो 2 to 6 का जो स्कोप है वो वाइडर देन दैट ऑफ द आर्टिकल 32। विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो भी 226 के अंतर्गत आपके लिए रिट्स इशू कर सकते हैं। और इसके साथ एक आर्टिकल आपको और पढ़ना है, और 139 यानी पार्लियामेंट लॉ बना करके अदर रिट्स के बारे में भी प्रोविजन कर सकता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में रिट्स जारी कर सकते हैं। तो जब आप 139 प्लस 32 पढ़ते हैं तब इसका स्कोप अगेन फिर से क्या हो सकेगा, ज्यादा हो सकेगा। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो रिट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ अभी जो मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, लेकिन पार्लियामेंट 32 के क्लॉज 3 में बता रहा है कि पार्लियामेंट बाय द लॉ ऐसा अदर कोर्ट्स को भी ये पावर दे सकता है। अदर कोर्ट्स के पास ये पावर आ सकता है कि वो भी रिट निकाल सकते हैं, इशू कर सकते हैं। इसका मतलब पार्लियामेंट यदि आपके यहां लॉ बना दे तो आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को ये पावर ऑथराइज किया जाए उस लॉ के द्वारा, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आल्सो कैन इशू द रिट्स without prejudice the power, without prejudice the power। यानी 32(2) में जो बात बताई गई है उसको प्रभावित किए हुए बिना अदर कोर्ट्स को यह राइट दिया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पावर को लेकर के ये पावर आप सबऑर्डिनेट कोर्ट को दे दें, नॉट एट ऑल, नहीं हो सकता है। इनके शक्ति को बिना प्रभावित किए हुए यानी उसे आप कर्टेल नहीं कर सकते हैं, तो उसके अलावा आप लॉ बना करके इस बात को कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के आपका 32 हुआ। 5 तरीके की रिट्स मैंने आपको बताई, मैंडमस बताया, हैबियस कॉर्पस बताया, प्रोविशन, सर्चियोररी एंड को वारंट। मान लीजिए ये रिट्स जो है वो इशू की जा रही हैं और किन ग्राउंड्स पर किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया कि किन किन ग्राउंड्स के आधार पर किया जा सकता है, कब इन्हें इशू नहीं किया जा सकता है। और इसके पहले मैंने 2 लेक्चर और दिए जिसमें एक्सक्लूसिवली मैंडमस के बारे में बताया है और एक्सक्लूसिवली जो है वो हैबियस कॉर्पस के बारे में बताया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वंस अगेन। नए वीडियो की सीरीज में मैं आपको मिलूंगा। थैंक यू।